बंगाल के 34 लाख लोगों के नाम काटने पर सुप्रीम कोर्ट ने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की थी, लेकिन अंत में जो निर्णय दिया उसके बाद ये लोग वोट नहीं डाल पाएंगे। जस्टिस बागची ने कल जिस तरीके से सवाल पूछे थे, उम्मीद जगी थी, लेकिन अंत में सब कुछ बेकार साबित हुआ और ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग अपने खेल में कामयाब हो गया है। उधर हुमायूं कबीर पर रोज ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं, जिसके बाद लगता है कि अमित शाह का ये खेल उनके ही गले पड़ता जा रहा है। लेकिन क्या इतने सब खेल के बावजूद बीजेपी और अमित शाह ममता दीदी की कुर्सी बंगाल से खिसका पाएंगे? यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। नमस्कार। बंगाल की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त हलचल है और खबरें ऐसी ऐसी हैं कि आप भी सोच में पड़ जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं उन 34 लाख लोगों की जिनकी वोट डालने की उम्मीद पर सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया है। बंगाल में चुनाव सिर पर है, लेकिन करीबन 34 लाख लोगों के लिए इस बार पोलिंग बूथ के दरवाजे बंद हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जिन लोगों के नाम एसआईआर प्रोसेस के दौरान लिस्ट से कट गए थे, उन्हें फिलहाल वोट डालने का कोई मौका नहीं मिलेगा। सोचिए, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, 34 लाख। और इसमें से ज्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने नाम कटने के बाद ट्रिब्यूनल में अपील की थी, लेकिन उनकी फाइलें अभी भी दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं। अब सवाल उठता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कैसे? दरअसल 13 लोगों का एक ग्रुप कोर्ट गया था। उनकी शिकायत थी कि चुनाव आयोग ने बिना सही प्रोसेस के नाम काट दिए और अब उनकी अपील पर सुनवाई भी नहीं हो रही। उनकी मांग थी कि वोटर लिस्ट फ्रीज करने की तारीख जो 9 अप्रैल थी उसे बढ़ा दिया जाए, ताकि अगर उनकी अपील मंजूर हो तो वो वोट डाल सके। लेकिन मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की बेंच ने इसे प्रीमेच्योर यानी समय से पहले की याचिका बता दिया। कोर्ट का कहना था कि जब आप पहले से ही अपनी अपील के लिए ट्रिब्यूनल जा चुके हैं तो वहीं पर अपना मामला सुलझाइए। हालांकि कोर्ट ने माना कि अगर अपील मंजूर होती है तो इसके नतीजे बहुत बड़े होंगे, लेकिन चुनाव प्रक्रिया के बीच में इन्होंने इस पूरे मामले में दखल देने से अपना हाथ खींच लिया है। कोर्ट रूम में टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने यह दलील दी थी कि कम से कम 16 लाख अपीलें तो दाखिल हो चुकी। उन्होंने अपील की कि इन लोगों को कम से कम 2 चरणों वाले चुनाव में वोट डालने की परमिशन मिलनी चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि यह मुमकिन नहीं है। अगर हम इन्हें वोट देने देंगे तो फिर उन लोगों का क्या होगा जिनके नाम लिस्ट में है? क्या उनके अधिकार रोक दिए जाएंगे? वहीं दूसरी ओर आंकड़े तो और भी ज्यादा डरावने हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट की रिपोर्ट कहती है कि 60 लाख संदिग्ध नामों में से करीबन 27 लाख के नाम काट दिए गए हैं। बंगाल के वोटर आज 2 पार्टी के बीच पिस रहे हैं। भले ही कोर्ट ने राहत नहीं दी, लेकिन जस्टिस बागची की टिप्पणियों ने सिस्टम की पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि वोट डालना सिर्फ एक कानूनी अधिकार नहीं है, बल्कि उस देश के लिए जज्बात हैं जहां आप पैदा हुए हैं। उन्होंने एक और बात कही कि आज का वोटर 2 संवैधानिक संस्थाओं, राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच पिस रहा है। ये दोनों एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं और नुकसान आम आदमी का हो रहा है। जस्टिस बागची ने एक गणित भी समझाया। उन्होंने कहा कि अगर जीत का अंतर 2% हो और 15% वोटर वोट ही न डाल पाए तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी समस्या है। उन्होंने बंगाल में चुनाव आयोग की नई कैटेगरी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पर भी सवाल उठाए और कहा कि बिहार में तो पुराने वोटर्स को दोबारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने पड़े थे, फिर बंगाल में आपने ये नियम क्यों बदल दिए? और अब असल स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि 23 और 29 अप्रैल को बंगाल में चुनाव होंगे, लेकिन ये 34 लाख लोग सिर्फ तमाशा देखेंगे। अगर ट्रिब्यूनल बाद में इनका नाम सही भी मान लेता है तो ये इस बार सरकार चुनने में अपनी भूमिका नहीं निभा पाएंगे। और हैरानी की बात यह है कि इसमें इन वोटर्स की कोई गलती नहीं है। उन्होंने समय पर अपील की, दस्तावेज दिए, लेकिन सिस्टम की सुस्ती ने उन्हें उनके सबसे बड़े हक से दूर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां तो बहुत सख्त की, लेकिन आखिर में चुनावी प्रोसेस में दखल न देकर सिस्टम की कमियों को उनके हाल पर छोड़ दिया। अब देखना यह है कि इन 34 लाख वोटों की गैर मौजूदगी में बंगाल के नतीजे किस तरफ मुड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर आप एक और बड़ी खबर सुनिए। बंगाल के चुनाव में अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं, लेकिन खेल अब रैलियों से निकलकर जांच एजेंसियों के दफ्तर तक पहुंच गया है। ईडी ने एक बहुत बड़ा धमाका किया। उन्होंने आईपैक के सह संस्थापक विनेश चंदेल को गिरफ्तार
गिरफ्तार कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आईपैक क्या है। दरअसल ये वही कंपनी है जो पर्दे के पीछे रहकर टीएमसी का पूरा चुनावी अभियान, उनकी ब्रांडिंग और उनकी रणनीति संभालती है। हालांकि ये गिरफ्तारी किसी राजनीतिक काम के लिए नहीं, बल्कि चर्चित कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है। लेकिन टाइमिंग आप देखिए, चुनाव से ठीक पहले। ईडी का आरोप है कि कोयला तस्करी के काले कारोबार से करोड़ों रुपए पैदा हुए और उसका एक हिस्सा हवाला के जरिए आईपैक की रजिस्टर कंपनी तक पहुंचाया गया। यह मामला 2020 की उस पुरानी सीबीआई जांच से जुड़ा है जिसमें आसनसोल की खदानों से कोयला चोरी करने का सिंडिकेट पकड़ा गया था। और अब यहां पर एक बात और भी मैं आपको साफ कर दूं कि ये अभी सिर्फ ईडी के आरोप है, ना तो अभी कुछ साबित हुआ है और ना ही अदालत ने विनेश चंदेल को दोषी करार दिया है। लेकिन राजनीति में साबित होने से ज्यादा संदेह का शोर मचता है। याद है आपको, जब पिछली बार इस कंपनी के दफ्तर पर छापा पड़ा था तो खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां विरोध करने पहुंच गई थी। इससे पहले आप समझ सकते हैं कि ये कंपनी टीएमसी के लिए कितनी अहम है। इस गिरफ्तारी के बाद टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी, उन्होंने भी बयान दिया। उन्होंने देर रात सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया। अभिषेक ने सीधा सवाल उठाया कि अगर आप विपक्ष के साथ काम करेंगे तो क्या अगला नंबर आपका होगा। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए एक भयावह संदेश बताया और कहा कि चुनाव आयोग से लेकर ईडी, एनआईए और सीबीआई जैसी एजेंसियां सबसे संवेदनशील समय पर ही क्यों एक्टिव हो जाती हैं। अभिषेक बनर्जी का कहना है कि यह निष्पक्ष चुनाव नहीं है, बल्कि डराने और धमकाने की राजनीति है। उन्होंने बड़ा सवाल किया कि क्या हम वाकई वही स्वतंत्र देश है जिस पर हमें गर्व था, या अब संस्थाएं सिर्फ दबाव बनाने का औजार रह गई हैं। अभिषेक बनर्जी ने अपनी बात में एक और बड़ा इशारा किया जिसे समझना जरूरी है। उन्होंने दोहरे मापदंड की बात, उनका निशाना सीधे तौर पर हुमायूं कबीर की तरफ भी था। हुमायूं कबीर पर आरोप है कि उन्होंने मुर्शिदाबाद में दूसरी बाबरी मस्जिद बनवाने के नाम पर करीबन 1000 करोड़ रुपए का चंदा वसूला। वहीं मैं आपको बता दूं कि विनेश चंदेल की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने अपने पुराने आरोप दोहराए। ईडी ने कहा कि इस मामले की जांच के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बाधा डालने की कोशिश की थी। जनवरी में जब आईपैक के कोलकाता दफ्तर पर छापा मारा गया तब मुख्यमंत्री ने वहां पहुंचकर जांच एजेंसियों की कार्रवाई का विरोध किया और कुछ दस्तावेज अपने साथ ले गए। विनेश चंदेल आईपैक के शुरुआती सदस्यों में से एक हैं और प्रशांत किशोर के करीबी माने जाते हैं। ईडी चंदेल को विशेष अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड की मांग करेगी। एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या कोयला घोटाले का पैसा चुनाव प्रचार या अन्य राजनीतिक गतिविधियों में इस्तेमाल किया गया, यानी कोयले घोटाले के तार कथित तौर पर टीएमसी से जुड़े होने की जांच हो रही है। आप सोचिए, भाजपा को मनी लॉन्ड्रिंग जांच का सामना कर रही तमाम कंपनियों से चुनावी चंदा मिलने का आरोप था, लेकिन ये जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई चुनाव से ठीक पहले हुई है, ये अपने आप में सवालों के घेरे में आ गई है। अब बात उस खबर की भी कर लेते हैं जिसने अमित शाह के वार को उन पर ही भारी बना दिया है। रानीगंज की रैली में अमित शाह ने बड़े जोश में ममता बनर्जी को घेरने के लिए हुमायूं कबीर का नाम लिया, लेकिन यहां शाह खुद अपने ही बिछाए शब्दों के जाल में फंसते नजर आए। शाह ने कहा कि ममता और कबीर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मगर कहानी का दूसरा पहलू तो अमित शाह ने बताया ही नहीं। असल में हुमायूं कबीर का एक नया वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कथित तौर पर बीजेपी की ही मदद करने की बात कर रहे हैं। मजे की बात देखिए, जिस नेता को शाह टीएमसी का साथी बता रहे हैं, उसी नेता पर अब बीजेपी से 1000 करोड़ रुपए की डील करने और मुस्लिमों को गुमराह करने के आरोप में एफआईआर दर्ज हो गई है। अब सवाल अमित शाह से भी है कि अगर कबीर ममता के इतने ही करीबी हैं तो फिर वो वीडियो में बीजेपी का साथ देने की बातें क्यों कर रहे हैं। क्या ये अमित शाह की वो रणनीति है जिसमें विपक्ष के किसी नेता को आगे करके वोट काटने का खेल खेला जा रहा है। कबीर का इतिहास तो सभी को पता है कि कभी वो कांग्रेस में थे, कभी बीजेपी, कभी टीएमसी, लेकिन इस बार जिस तरीके से उनके बीजेपी प्रेम के वीडियो सामने आए हैं उसने शाह के आरोपों की हवा निकाल दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात आप यहां पर यह भी देखिए कि जो हुमायूं कबीर है वो इस पूरे वीडियो को एआई जनरेटेड वीडियो बता रहे हैं। बहरहाल अब ये देखा जाएगा कि बंगाल की राजनीति के अंदर अब क्या कुछ देखने को मिलता है। हुमायूं कबीर पर एफआईआर भी हो गई है और वहीं दूसरी ओर ईडी की छापेमारी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट से 34 लाख वोटर्स को लेकर जो फैसला आया, इन तमाम चीजों पर आप लोग क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।